जीप शहर के बाहर वाली सड़क पर तेज रफ्तारी से जा रही थी। शेर खान को एहसास हुआ कि एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गाड़ी में बेहोश पड़ा है। उसे जितनी जल्दी हो सके तंजीम के अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करनी है ताकि वो जिंदा बच जाए और उससे पुछगिछ की जा सके। सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। वो गाड़ी को तेज चला रहा था। नौजवान औरत जिसे बकौल उसके भारतीय दहशतगर्द अगवा करके लाए थे, शेर खान की साथ वाली सीट पर खामोश बैठी हाथ जोड़कर खुदा से दुआएं मांग रही थी। शेर खान ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं, हम पहले तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचाएंगे। औरत शेर खान को दुआएं देने लगी। अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे काफिरों से बचा लिया। जीप एक गांव के करीब से गुजरी तो औरत ने कहा, बस मुझे यहीं उतार दें, वो सामने मेरा गांव है। शेर खान ने ब्रेक लगा दी और कहा, हम तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ आते हैं। औरत ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं भाईजान, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप मेरे साथ गए तो पुलिस को देखकर लोग बातें बनाएंगे, मैं अकेली चली जाऊंगी। अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में कामयाब करे। और औरत जल्दी से दरवाजा खोलकर जीप से उतर गई और खेतों के दरमियान पगडंडी पर तेज तेज चलने लगी। शेर खान को खुद भी जल्दी थी। जीप में भारतीय दहशतगर्द जख्मी हालत में पड़ा था। उसने औरत को जाने दिया और जीप तेजी से आगे बढ़ा दी। वो औरत जिसने अपना नाम हशमत बीबी बताया था, खेतों में कुछ दूर तक चलती रही। फिर एक जगह रुककर उसने पीछे देखा। सड़क पर कमांडोज की जीप उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। उस औरत ने रास्ता बदल लिया और बाएं जाने वाले खेत के साथ चलती चलती उस गांव से आगे निकल आई जिसके मुतालिक उसने शेर खान को बताया था कि वो इस गांव में रहती है। गांव को पीछे छोड़कर वो एक सड़क पर आ गई। सड़क के पार शहर की एक मशहूर कॉलोनी की कोठियां और मकान दूर तक फैले हुए थे। औरत एक बस स्टॉप पर आकर बेंच पर बैठ गई। एक खाली रिक्शा करीब से गुजरा तो उसने उसे हाथ देकर रोका। जल्दी से उसमें सवार हुई और रिक्शे वाले को उस इलाके में जाने का कहा। रिक्शा वहीं से घूमकर वापस रवाना हुआ। रिक्शा शहर की कॉलोनी की सड़कों पर से गुजरता शहर के शुमारी इलाके में आ गया जहां दरिया का पुल था। दरिया का पुल उबूर करने के बाद रिक्शा आगे ही आगे बढ़ता चला गया। दोनों जानिब खेत शुरू हो गए। फिर एक वीरान मैदान आ गया जहां से भी रिक्शा आगे निकल गया। आगे शमीम के दरख्तों का एक बड़ा गुंजान जखीरा शुरू हो गया। औरत ने वहीं रिक्शा रुकवा लिया। रिक्शे वाले को 50 रुपए का नोट दिया और दरख्तों के जखीरे की तरफ चल दी। उस इलाके में आबादी न होने के बराबर थी। औरत दरख्तों के जखीरे में चलती रही। एक जगह जखीरा खत्म हो गया। अब सामने एक वीरान जमीन थी जहां सिवाय झाड़ियों और घास के और कुछ नहीं था। औरत इन झाड़ियों के पास आकर एक लम्हे के लिए रुकी। उसने गर्दन मोड़कर अपने पीछे एक निगाह डाली। शायद वो देखना चाहती थी कि कोई उसका ताक़ुब तो नहीं कर रहा। जब उसे तसल्ली हो गई कि उसका ताक़ुब नहीं किया जा रहा तो वो आगे कुचल पड़ी। वीरान मैदान में मिट्टी का एक बहुत बड़ा टीला था जिसको भूरी झाड़ियों ने ढांप रखा था। उसके अक़ब में किसी पुरानी इमारत का खंडर था। औरत इस खंडर के पास आकर एक पुरानी ईंटों के ढेर के पास बैठ गई, जैसे चलते चलते थक गई हो और जरा आराम करने के लिए रुकी हो। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो ये मालूम करना चाहती थी कि उसके पीछे कोई लगा हुआ तो नहीं। औरत 6-7 मिनट तक उसी जगह बैठी रही। थोड़े थोड़े वक्फे बाद वो पीछे दरख्तों के जखीरे की तरफ देख लेती। वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। औरत उठकर पुरानी इमारत के खंडर की तरफ चली गई। ये किसी कदीम तारीखी इमारत का खंडर था जो बहुत ही शिकस्त हालत में था। औरत खंडर के अक़ब में आ गई। जहां खंडर की एक दीवार में शगाफ पड़ा हुआ था, वो उसमें से खंडर में दाखिल हो गई। आगे खंडर की इमारत का वीरान सहन था जहां ईंट पत्थर इधर उधर बिखरे हुए थे। सामने वाली शिकस्ता दीवार में खंडर के अंदर जाने का तंग रास्ता बना हुआ था। औरत उसमें से गुजरकर खंडर के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, दूसरी जानिब से एक आदमी अचानक निकलकर उसके सामने आ गया और उसने उसे वहीं दबोच लिया। औरत ने उसे डांटते हुए कहा, भीकू, बंदे को पहचान लिया करो, पीछे हटो। मुकंद लाल अंदर ही है या कहीं गया हुआ है। वो आदमी जिसका नाम भीकू था और जो भारतीय दहशतगर्दों के इस खुफिया ठिकाने का मुहाफिज था, जल्दी से पीछे हट गया और बोला, अंदर ही है। इस कोठरी में से एक जीना नीचे तहखाने में उतरता था। ये औरत उस जीने से उतरकर नीचे तहखाने में आ गई। तहखाने में फर्श पर एक तरफ 2 बड़ी मोमबत्तियां रोशन थीं। 2 आदमी दरी के फर्श पर बैठे थे। एक आदमी शॉटगन पकड़े जीने के पास खड़ा था। उसने औरत को जीने उतरते देखकर पहचान लिया और पीछे हट गया। जो 2 आदमी दरी पर बैठे हुए थे उनमें से एक क्लैशनकोफ को साफ कर रहा था, दूसरा स्ट्रेन गन में मैगजीन डाल रहा था। उस आदमी की छोटी मुसलमानों जैसी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें थी। उसका नाम मुकंद लाल था और यह पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारों के नेटवर्क का सरगना था। उसने औरत को देखा तो हैरान होकर पूछा, राम दुलारी, तुम कैसे आ गई और बाकी लोग कहाँ हैं? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वो औरत जिसने शेर खान और गुल खान के सामने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया था और अपना नाम हशमत बीबी बताया था,
उन भारतीय दहशतगर्दों की साथी थी और उसका असल नाम राम दुलारी था। राम दुलारी मुकुंद लाल के पास बैठ गई। कहने लगी, पुलिस को हमारे खुफिया ठिकाने का खोज मिल गया था। आज तड़के दड़के अचानक छापा पड़ गया, बाकी सारे मारे गए हैं। जमनाद उसमें बहुत जख्मी हो गया है, वो लोग उसे उठा कर ले गए हैं। दोनों भारतीय दहशतगर्द परेशान हो गए। मुकुंद लाल ने राम दुलारी से कहा, तुम कैसे बच गई हो? उस औरत यानी राम दुलारी ने कहा, मैंने अपने आप को मुसलमान जाहिर करके रोते हुए कहा कि मेरा नाम हशमत बीबी है। ये लोग मुझे अगवा करके यहाँ लाए हैं, इस तरह मेरी जान बच गई। मैंने यूं ही कह दिया कि मेरा गाँव करीब ही है, मैं वहाँ स्कूल में उस्तानी हूँ। उन्होंने मुझे जीप में बिठाया और मैं एक गाँव के करीब उतर गई और वहां से यहाँ पहुंच गई हूँ। एक दहशतगर्द ने पूछा, तुम्हारा पीछा तो नहीं हो रहा था? नहीं, राम दुलारी ने कहा। इसकी तुम फिक्र न करो, मैंने तसल्ली कर ली है। मुकुंद लाल सर हिलाते हुए अफसोस के साथ बोला, ये बहुत बुरा हुआ। जमना दास मूर्ख है, बेवकूफ है। इन लोगों की वजह से अब हम यहाँ खतरे में हैं। दूसरा भारतीय दहशतगर्द जिसका नाम रामू था कहने लगा, मुकुंदे, हमें फौरन कोई दूसरा खुफिया ठिकाना तलाश करना होगा। मुकुंद लाल बोला, ऐसा करना पड़ेगा। उसने राम दुलारी से पूछा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो लोग कौन थे? पुलिस थी या कमांडो थे? राम दुलारी ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो पुलिस की कमांडो पार्टी थी। मुकुंद लाल ने दूसरा सवाल किया। इन लोगों की बातों से कुछ जाहिर होता था कि वो जमना दास को कहाँ ले जा रहे हैं। राम दुलारी ने एक सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद कहा, वो किसी अस्पताल का जिक्र कर रहे थे कि इस काफिर को जल्दी अस्पताल ले चलो। अस्पताल का नाम नहीं ले रहे थे। रामू ने पूछा। राम दुलारी बोली, नहीं, वो अस्पताल का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ, किसी तंजीम का जिक्र कर रहे थे और उनके पार्टी लीडर ने अपने साथी से कहा था कि उसे तंजीम के अस्पताल ले जाना है। मुकुंद लाल फौरन बोला, अब मैं समझ गया हूँ, मैं जानता हूँ कि ये कौन सी तंजीम है और इसका अस्पताल किस जगह पर है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि भारत के ये हिंदू दहशतगर्द बड़ी सही उर्दू बोल रहे हैं, ऐसी उर्दू जो पाकिस्तान में बोली जाती है और जिसमें हिंदी के अल्फाज बिल्कुल नहीं होते। इसकी वजह यह है कि भारत की हुकूमत जिन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में स्मगल करती है, उन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों के रहन सहन के तरीके भी बताए जाते हैं। उनका हुलिया भी मुसलमानों वाला बनाया जाता है और उन्हें इस्लाम के बारे में ज़रूरी मालूमात भी मुहैया की जाती हैं। और इसके अलावा ऐसी उर्दू सिखाई जाती है जिसमें हिंदी के अल्फाज नहीं होते। उन्हें सख्ती से ताकीद की जाती है कि जब तक वो पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में बोली जाने वाली उर्दू पंजाबी में ही एक दूसरे से बात करें। ये सारे के सारे भारतीय पंजाब के रहने वाले हिंदू थे और इन्हें वो पंजाबी और लबो लहजे की भी ट्रेनिंग दी गई थी जो पंजाबी पाकिस्तान के सूबा पंजाब में बोली जाती है। राम दुलारी भी भारतीय पंजाब की रहने वाली थी। उसने अमृतसर के एक कॉलेज से BA का इम्तिहान पास किया था और दिल्ली जाकर भारत की पाकिस्तान दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन रॉ में शामिल हो गई थी। वो अंग्रेजी के अलावा पाकिस्तानी पंजाबी और पाकिस्तानी उर्दू में बड़ी महारत से बातचीत कर सकती थी। जब राम दुलारी ने अपने पार्टी लीडर दहशतगर्द मुकुंद लाल को सारी कहानी सुना दी तो मुकुंद लाल ने राम दुलारी से कहा, मैं तुम्हारे सुपुर्द एक काम कर रहा हूँ जिसे अपनी जान पर खेल कर तुमने करना है और इस काम को कामयाबी से पूरा करने के वास्ते जितनी आसानियां और सहूलतें तुम्हें मिल सकती हैं, हम में से किसी को नहीं मिल सकती। राम दुलारी ने कहा, मुकुंद लाल जी, आप काम बताएं। मुकुंद लाल ने कहा, ये बात हमें भी मालूम है और तुम भी जानती हो कि इस वक्त हमारी पार्टी का एक अहम तरीन आदमी पाकिस्तानी कमांडो पुलिस की कैद में है और पुलिस उससे पूछगिछ जरूर करेगी। अगर उसकी जबान खुल गई और पुलिस के तशद्दुद से घबराकर उसने हमारे राज उगल दिए तो न सिर्फ ये कि हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा बल्कि हमारा सारा मिशन बर्बाद हो जाएगा और हमारे मुल्क भारत को जबरदस्त धचका लगेगा। इसलिए तुम्हें हर हालत में पाकिस्तान के इस कमांडो तंजीम के अस्पताल में जाकर अपने आदमी जमना दास को कत्ल करना है ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी और सारा खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। राम दुलारी ने कहा, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये अस्पताल कहाँ पर है। मुकुंद लाल ने कहा, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं इस शहर के भी कोने कोने से वाकिफ हूँ और मैंने ये अस्पताल देखा हुआ है। तुम वहाँ वही मुसलमान औरत हशमत बीबी बनकर जाओगी जिसको पुलिस कमांडोज ने भारतीय दहशतगर्दों से आज़ाद कराया था। वो लोग तुम्हारी शक्ल सूरत से वाकिफ हैं। उन्हें तुम पर यकीन है कि तुम एक मुसलमान औरत हो और दहशतगर्द तुम्हें अगवा करके ले गए थे। वो तुम पर भरोसा करेंगे। तुम उनके इस भरोसे से फ़ायदा उठाकर अस्पताल के उस वार्ड या उस कमरे तक पहुंचोगी जहां जमना दास बिस्तर पर जख्मी हालत में पड़ा है। राम दुलारी कहने लगी, मगर मैं उसे कत्ल कैसे करूंगी? मुकुंद लाल बोला, इसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने दहशतगर्द रामू से कहा, कोने वाले बक्स में से प्लास्टिक का छोटा डिब्बा निकाल कर मेरे पास आओ। दहशतगर्द रामू जो करीब ही बैठा हुआ था उठकर कोने में गया और वहां जो बक्स रखा हुआ था उसमें से प्लास्टिक का नीले रंग का डिब्बा निकाल कर ले आया। दहशतगर्दों के लीडर मुकुंद लाल ने डिब्बे को खोला। उसके अंदर से एक और लंबी सी डिब्बी निकाली।
इस डिब्बी को खोलकर उसमें से जर्द रंग के टिश्यू पेपर में लिपटा हुआ उंगली के बराबर साइज का सिरिंज निकाल कर राम दुलारी को दिखाते हुए कहा, तुम ये देख रही हो, इसमें पहले ही से सफ़ेद रंग की एक दवाई भरी हुई है। ये जहर है, ऐसा जहर जो इंसान के जिस्म में दाखिल होते ही उसके आसाबी निज़ाम को तोड़ फोड़ कर 1 सेकंड के अंदर अंदर उसे मौत की नींद सुला देता है। तुम्हें ये इंजेक्शन अपने पास रखना होगा। तुम अस्पताल जाकर इन कमांडोज को अपना आप दिखाते हुए उनके सामने से इस तरह गुजरोगी जैसे तुमने उन्हें नहीं देखा। अगर फर्ज कर लिया कि इनमें से जो कोई भी वहां मौजूद होगा वो तुम्हें किसी वजह से नहीं देख सकेगा, तो तुम खुद उनके पास चली जाओगी और इन लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करोगी कि उन्होंने दहशतगर्दों से तुम्हारी जान बचाई। तुम उन पर अपनी बातों से ये असर डालने की कोशिश करोगी कि जैसे तुम्हें भारतीय दहशतगर्दों के कई एक ठिकानों का इल्म है जहां वो तुम्हें अपने साथ ले लेकर फिरते रहे हैं। वो लोग जरूर तुमसे ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए बेताब हो जाएंगे और मुमकिन है तुम्हें अपने साथ भी चलने के लिए कहें, लेकिन उनके साथ जाने से पहले तुम्हें ये मालूम करके कि जमुना दास किस वार्ड में है, वहां जाकर उसको ये इंजेक्शन लगाकर उसका काम तमाम करना होगा। अगर फर्ज कर लिया कि तुम्हें उस वक्त जमुना दास के करीब जाने और उसे हलाक करने का मौका नहीं मिलता, तो तुम पुलिस कमांडो के साथ जहां वो ले जाएं चली जाओ। तुम एक तो उनकी दहशतगर्दों यानी हमारे खिलाफ जो भी सरगर्मियां और स्कीमें हैं वो मालूम करके हमें उनसे आगाह करोगी, और दूसरे खुद उनके कमांडोज के बारे में मालूमात हासिल करोगी कि वो कहाँ कहाँ पर रहती है, ताकि हम वहां जाकर उन पर हमला कर सकें। बाकी तुम तरबियत याफ्ता दहशतगर्द औरत हो, तुम्हें खुद मालूम है कि तुम्हें और क्या क्या कुछ करना होगा। राम दुलारी ने कहा, अगर फर्ज कर लिया कि अस्पताल में मुझे इन लोगों में से कोई भी नहीं मिलता, तो इस सूरत में मुझे क्या करना होगा? मुकुंद लाल ने जहरीले इंजेक्शन को टिश्यू पेपर में दोबारा लपेटते हुए कहा, इस सूरत में तुम यहाँ वापस आ जाओगी और दूसरे दिन फिर अस्पताल जाकर उन पुलिस कमांडोज का सुराग लगाओगी। वो लोग अभी अभी जमुना दास को अस्पताल लेकर गए हैं। मुझे यकीन है कि जिन 6-7 पुलिस कमांडोज को तुमने देखा है और जिन्होंने तुम्हें देखा है, उनमें से कोई ना कोई जरूर अस्पताल के किसी वार्ड में होगा। बल्कि जहां तक मेरा ख्याल है कि पुलिस कमांडोज ने जमुना दास को किसी स्पेशल कमरे में सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत रखा होगा। ये अस्पताल ज्यादा बड़ा अस्पताल नहीं है, वहाँ 6-7 ही प्राइवेट कमरे हैं। तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ पर हैं और जमुना दास का कमरा कौन सा है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये अस्पताल किस जगह पर है। उसके बाद मुकुंद लाल ने राम दुलारी को तंजीम के अस्पताल का सारा पता और महल वकू बता दिया। फिर कहा कि ये एक नीम खैराती अस्पताल है, तुम वहाँ अपनी बीमार वालिदा की दवाई लेने के बहाने जा सकती हो। वो लोग तुम्हें वहाँ देखकर तुमसे जरूर पूछेंगे कि अभी सुबह को वो लोग तुम्हें तुम्हारे गाँव के पास छोड़कर आए थे, तो अब तुम अस्पताल कैसे आ गई? तुम उन्हें कहना कि मेरी माँ मेरी जुदाई में सख्त बीमार पड़ गई थी, मैं जब घर पहुंची तो उसकी हालत खराब थी, मैं उसके लिए अस्पताल से दवाई लेने आई हूँ। ये भी कहना कि हम गरीब लोग हैं, किसी डॉक्टर को घर नहीं बुला सकते। आगे तुम बेहतर अदाकारी कर सकती हो। मेरा ख्याल है कि जमुना दास अभी जैसा कि तुमने बताया है कि शदीद जख्मी है, अभी पुलिस कमांडोज ने उससे पूछगिछ शुरू नहीं की होगी, इसलिए हम बेखौफ व खतर होकर इस खुफिया तहखाने में रह सकते हैं। हम इसी जगह तुम्हारा इंतजार करेंगे। इस दौरान अगर खतरे की कोई बात हुई तो तुम हमें जैसे भी हो सकेगा फौरन इत्तला करोगी। राम दुलारी ने कहा, ठीक है। मुकुंद लाल ने जहरीले इंजेक्शन की सुई के ऊपर प्लास्टिक की छोटी सी टोपी चढ़ाकर उसे टिश्यू पेपर में लपेट दिया। उसके बाद उसे कपड़े के छोटे रुमाल में लपेटा और राम दुलारी को पकड़ाते हुए कहा, इसे अपने लिबास में किसी ऐसी जगह छुपा कर रख लो जहां आसानी से किसी की निगाह न पड़ सके। राम दुलारी ने रुमाल में लिपटा हुआ सिरिंज लिया और उसे बड़े आराम से अपने गिरबान के अंदर अंगिया में छुपा लिया। मुकुंद लाल ने कहा, अब तुम पीछे जाकर मुंह हाथ धो लो, कपड़े यही रहने देना। इन कपड़ों में पुलिस कमांडो तुम्हें जल्दी से पहचान लेंगे। नाश्ता वगैरह भी कर लेना। तुम्हें मालूम है कि सुबह के वक्त हम कहाँ और किस तरह नाश्ता करते हैं। हशमत बीबी, जो असल में भारतीय दहशतगर्दों के साथ ही राम दुलारी थी, उठकर तहखाने से बाहर निकली और खंडर के सहन में से ही गुजर कर पीछे एक छोटी सी कोठरी में घुस गई, जिसके ऊपर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी और कोठरी बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। इस कोठरी में एक जालीदार छोटी अलमारी थी, जिसके अंदर एक मीठी चटनी का डिब्बा और एक आम के अचार का डिब्बा पड़ा था। एक पतीली के अंदर रुमाल में लिपटी हुई 6-7 छोटी रोटियां थीं। पास ही पानी से भरी हुई मिट्टी की झिझरी पड़ी थी। राम दुलारी ने उसमें से पानी एक प्याले में डालकर सबसे पहले मुंह हाथ धोया, बालों को उंगली से कंघी की, फिर वहीं बैठकर आम के अचार से रोटी खाई, पानी पिया और वापस मुकुंद लाल के पास तहखाने में आ गई। कहने लगी, मैं जा रही हूँ। मुकुंद लाल ने बटवे में से 60-70 के करीब करेंसी नोट निकाल कर उसे दिए और कहा, इसे भी संभाल कर रख लो।